ओके। सो उसके बाद ये उसके कंटिन्यूएशन में लेक्चर है, ठीक है। जो पिछला लेक्चर था हम सीमेंट की बात कर रहे थे, हमने सीमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था वो एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंक्रीट, देन वी वेंट टू द हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज़ हाइड्रोलिक सीमेंट, Portland cement, then cement composition, then we studied about raw material of cement, then oxide compositions, lime, silica, alumina, iron oxide, magnesium oxide, and their function. Then we talked about cement compounds, tricalcium silicate, dicalcium aluminate, tetracalcium aluminate ferrate, and their functions. Okay. Then we talked about heat of hydration, cement hydrations, importance of calcium silicate hydrate and calcium hydroxide. Then we talked about the heat evolution, then few additional point. Now we will talk about the process of manufacturing cement. So there are two types of manufacturing the cement. One is wet process and another one is dry process. मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेट प्रोसेस है, तो देर विल बी समथिंग related to adding water and in slurry form, and another will be in dry form. Okay, so in wet process mechanical stirring for avoiding the sedimentation, more uniform mix. So wet process में क्या करते हैं कि सीधा जो हम बोल रहे थे ना कि आर्गिलेशियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल, इन मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना उसके बेस पे ये प्रोसेस बताया कि अगर उन उस मटेरियल को हम सीधा पाउडरी फॉर्म में पीस के डाल देंगे क्लीन में। क्लीन क्या होता है वो एक बार हम देख ही लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार नाम आएगा, सीमेंट किल्न। ठीक है, सीमेंट किल्न। सीमेंट किल्न क्या होता है कि सीमेंट किल्न ये होता है, ठीक है, ये रोटरी, ये जो रोटेट करता रहता है, इसके अंदर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जितनी डिफरेंट इन रॉ मटेरियल हम डालते हैं वो ऐसे पिघल के फिर मिक्स होके इसमें जाते हैं, ठीक है। ये इसकी लेंथ डिपेंड करती है, तो ये घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किल्न, रोटरी किल्न, ठीक है। अब समझ में आ गया कि सीमेंट किल्न क्या होता है। इसकी और इसके बारे में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इसके फंक्शंस क्या है, इसके कंपोनेंट जो है वो क्या है डिफरेंट। अब तो ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो बेस्ड ऑन कि कैसे ड्राई मिक्स कर रहे हैं या वेट मिक्स कर रहे हैं, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है या ड्राई प्रोसेस है। ओके, सो नाउ ड्राई प्रोसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ड्राई प्रोसेस में होता क्या है। ड्राई प्रोसेस में, ड्राई प्रोसेस में मान लो कि कोई यहाँ पे ना, मतलब सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा कहानी की टाइप में बताता हूँ इसको, ठीक है। हमको सीमेंट बनाना है, हमने डिसाइड किया कि हमको सीमेंट की एक फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। जो सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो क्या मटेरियल बेस्ड फैक्ट्री है, ठीक है। दो तरह की फैक्ट्री होती है, एक होती है मार्केट बेस्ड, एक होता है रॉ मटेरियल बेस्ड। तो सीमेंट की फैक्ट्री की किस टाइप की है, रॉ मटेरियल बेस्ड, क्योंकि जो बल्क क्वांटिटी में क्या चाहिए मटेरियल, सीमेंट तो यहाँ पे कम ही निकलता है ना, कि मतलब एक कट्टा सीमेंट बनाने के लिए कितना ज़्यादा लाइम चाहिए होता है, ज़्यादा ही चाहिए होता है लाइम और क्ले। तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो हम ऐसी फैक्ट्री बनाते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से उपलब्ध हो। मान लो ये कोई खान है, वहाँ पे कोई माइन है, वहाँ पे हमको मिल रहा है कैलकेरियस मैटर, यहीं पास में हमको मिल रहा है एगिलेशियस मैटर। यहाँ अब हम हमारा प्लांट बना देंगे कि ये हमारा सीमेंट प्लांट है। यहाँ से जेसीबी से खोद के लाए कैलकेरियस मैटर, यहाँ से लाए आर्गिलेशियस मैटर, ठीक है। और उसको लाके हमने सबसे एक उसको किस में डालेंगे, क्रशिंग मिल। क्रशिंग मिल मतलब इसको पीसने के लिए डाल देंगे, ठीक है, चक्की टाइप का। तो उसमें डाल देंगे। उसके बाद भी क्या है, क्रशिंग मिल में उतना फाइनली मतलब वो पिसता नहीं है, तो उसके बाद उसको डालते हैं ग्राइंडिंग बॉल मिल। ग्राइंडिंग बॉल मिल क्या होता है कि ग्राइंडिंग बॉल मिल का उसका भी एक फ़ोटो देखते हैं, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग बॉल मिल, तो इसका एक फ़ोटो डाला हुआ है मैंने पीछे। इससे पहले सीमेंट प्रोडक्शन का ये स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने लाइम खोदा, ठीक है, क्ले लेके आए, ला के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से ये कन्वेयर से गया ऊपर और इसमें जाके क्रशर में डाल दिया, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंडरी क्रशर या फिर ये हो सकता है बॉल मिल, फाइन ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। बॉल मिल ऐसा होता है, ये बॉल मिल है। ये जो बॉल मिल होता है इसमें क्या होता है कि ये ऐसे स्टील का बना होता है, इसके अंदर लोहे की बहुत हैवी हैवी बॉल डाल देते हैं ऐसे,
और उसमें सीमेंट को डालेंगे, तो ये बॉलों के बीच में पिसना ईज़ी होता है ना, बॉलों के बीच में अगर डालेंगे तो बॉल इसको रोटेट करेंगे तो बॉलों के बीच में वो आता जाएगा, पिसता जाएगा और बहुत फाइनली पिस जाता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं बॉल मिल। तो ये बॉल मिल हो सकता है या सेकेंडरी क्रशर हो सकता है, ठीक है? इससे फिर ये आएगा यहाँ पे, वो जो सारा मटेरियल है, क्ले, सैंड, तो ये सारे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे हम स्टोरेज टैंक में। फिर यहाँ से मिक्स होकर ये इसमें आएगा। फिर यहाँ से मिक्स करके ये एक टावर होता है, प्री हीटर टावर, ठीक है? यहाँ पे जैसे ड्राई प्रोसेस है उसमें प्री हीटिंग प्रो जरूरी होती है, ठीक है? प्री हीटिंग करते हैं 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो प्री हीटिंग करते हैं, फिर इसके बाद ये यहाँ से निकल के क्लीन में आ जाएगा। क्लीन में यहाँ से आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे 1850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि इधर से बर्निंग हो रहा है, ठीक है? तो टेम्परेचर इधर बढ़ता जाएगा, अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगे, वो हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से आया, फिर जिस सीमेंट, फिर यहाँ से ये सब पिस के एकदम इसमें पानी, मतलब वो डिहाइड्रेट होगा, उसका कैल्शिनेशन होगा, उसमें ऐसे स्टोन टाइप के छोटे छोटे पत्थर से बन जाएंगे, उनको बोलते हैं क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या होता है? ऐसा क्लिंकर बनता है। तो ये जो है 3 to 25 mm, ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? यहाँ से ये क्लिंकर निकले, फिर ये क्लिंकर ऐसे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है? फिर इन क्लिंकर में हमने जिप्सम मिला दिया, और जिप्सम मिला के फिर एक बॉल मिल और आएगा यहाँ पे। उस बॉल मिल में ये, क्योंकि सीमेंट के कट्टे में ये पैक करके तो दे नहीं सकते ना सीधा, ठीक है? और ये मतलब इसको हाइड्रेशन होने में वो सब प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होगी, तो बॉल मिल में यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ से बॉल मिल से बिल्कुल ये फाइन ग्राइंड होके यहाँ पे स्टोरेज टैंक, फिर यहाँ से बैग में पैक होगा, बैग से पैक होके फिर ये साइट पे आएगा, साइट पे आके फिर कंक्रीट प्लांट में डाल के इससे कंक्रीट प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस एक बार क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि कैसे कैसे क्या आया, डिफरेंट कंपोनेंट कौन से थे। अब वही हम उससे इस डायग्राम से भी हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये स्केमेटिक डायग्राम जो है, ये क्रसिंग मिल में आया, फाइन ग्राइंडिंग किया, स्टोरेज बीन में आया, स्टोरेज बीन के बाद इधर से कैलकेरियस मेटेरियल को लेके आया, इधर से आर्गिलेशियस मेटेरियल को लेके आया, मतलब क्ले, ठीक है? क्ले, इधर से चौक, लाइम स्टोन, ये लेके आए, ला के अब मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पे मिक्स करेंगे। फिर इसको स्टोरेज टैंक में रॉ मिक्स जो बना, इससे जो मिक्स बना इसको स्टोरेज टैंक में रखेंगे। फिर उसको रोटरी क्लाइन में डालेंगे। इधर से प्री हीटर और होगा एक, ठीक है? यहाँ पे प्री हीटर और लिख लेना, प्री हीटर होगा, ठीक है? जिसमें 800 डिग्री टेम्परेचर हमने रख रखा होगा, ठीक है? रोटरी क्लीन आया, रोटरी क्लीन से क्लिंकर निकला, क्लिंकर को बॉल मिल से वो किया, बॉल मिल पे फिर यहाँ से जिप्सम ऐड किया, जिप्सम ऐड करके सीमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है? वेट प्रोसेस में अब ये ऑब्जर्व करना कि वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। आर्गिलेशियस मेटेरियल है, क्रसिंग मिल में डाला, कोई ज़रूरत नहीं है बॉल मिल की, क्रसिंग मिल से सीधा एलिवेशन स्टोरेज पे स्टोर कर दो। एक हॉपर होता है, हॉपर क्या, ऐसे हॉपर मतलब ऐसे ही मिक्स करने के लिए, ऐसे कोई गड्ढा, एक मतलब ऐसे टैंक होगा जिसमें ऐसे घूम रहा होगा अंदर, उसको मिक्स करने के लिए, ठीक है? टैंक टाइप का हॉपर मतलब टैंक। यहाँ से कैलकेरियस मेटेरियल आया, उसको भी क्रसिंग मिल में डाला, एलिवेशन स्टोरेज किया, ठीक है? यहाँ से लेकिन वाटर और आएगा, ठीक है? वाटर, तो वाटर मिक्स करके फिर इसकी वेट ग्राइंडिंग यहाँ पे जाके करेंगे, ठीक है? बॉल मिल में, बॉल मिल यहाँ पे जाके आएगा इसमें, तो यहाँ कोई बॉल मिल नहीं आया। फिर इसका स्लरी बनेगा, स्लरी मतलब घोला बना देंगे इसका, दोनों चीज़ों को मिला के एक घोला बना के इस टैंक में रखा। फिर उस घोले को हम डालेंगे, जो घोल बना, स्लरी बना, उसको हम रोटरी क्लीन में डालेंगे। रोटरी क्लीन से फिर क्लिंकर, रोटरी क्लिंग से वही क्लिंकर मिलेगा, बॉल मिल मिलेगा, जिप्सम मिलाएंगे, सीमेंट, सेम प्रोसेस है। मतलब डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे स्लरी बना के डालते हैं, वहाँ पे सीधा मटेरियल को डाल देते थे। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे ड्राई है, हम कोई चीज़ सूखी मिलाएं, मतलब कोई भी चीज़, मान लो कि कोई चीज़ को, दो चीज़ों को सूखी ऐड करें सीधा, कि मतलब ये मान लो क्या चीज़ का एग्जांपल है, ऐसे ही कुछ भी, मतलब जिसका दोनों को ड्राई सिचुएशन में मिक्स करे, और एक हो सकता है दोनों को घोला बनाए, स्लरी बनाए दोनों का, और उसको मिक्स करे, तो स्लरी बेटर मिक्स बनाएगा कि ये दोनों ड्राई। स्लरी में जो होमोजीनिटी आएगी वो उसमें नहीं आएगी, मतलब उसके सारे पार्टिकल स्लरी में तो
अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इससे अच्छा सीमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि गीला यहाँ से जो डाला है, स्लरी से जो डाला है वो गीला एकदम होगा बिल्कुल। तो इसके लिए इसको सुखाने के लिए बहुत बड़ा क्लीन चाहिए होगा, मतलब क्लीन की लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, कंपेयर टू दुगनी चाहिए होगी कंपेयर टू ड्राई। ठीक है, ड्राई में तो क्योंकि सूखा है ना तो पानी सूखेगा, फिर इसमें मतलब जोन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस का डिफरेंस क्या है, वो व्हेन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज ग्रेटर देन 15 डिग्री तो उसको वेट ब्लेंड करते हैं, ठीक है, वेट प्रोसेस से करते हैं। अगर लेस देन 8% है तो उसको ड्राई करते हैं। बाकी और कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। क्लीन लेंथ जो होगी वेट प्रोसेस में 40 टू 230, ठीक है, मीटर में। वहीं ड्राई में ये 40 से 9 मतलब दुगनी हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। आउटपुट जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। फ्यूल कंजम्पशन जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, वेट में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो गीला है तो उसको ड्राई करने के लिए उसको टाइम लगेगा। ओके, ये याद रखना, लॉन्गर क्लीन रिक्वायर्ड इन वेट प्रोसेस। सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। प्री हीटर किस में चाहिए, ड्राई में, ठीक है, प्री हीटर ड्राई प्रोसेस में, सीधे क्वेश्चन है। ओके, क्लीन के बारे में बात कर ली। क्लीन के डिफरेंट सेक्शंस, मतलब इतना एग्जाम में नहीं आता ये वाला, बट फिर भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से हम रॉ मटेरियल फीड करेंगे, वही कैलकेरियस एग्रीलेशियस, इन दोनों को फीड कर देंगे। सबसे पहले जो भी उसमें 8% 10% पानी होगा वो फ्री होगा, तो ये जो है डिहाइड्रेशन जोन होगा। उसके बाद क्ले डिकम्पोज होना शुरू करेगी, फिर लाइम डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हम बात कर रहे थे ऑक्साइड्स, वो सब ऑक्साइड्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे इस एरिया में, ठीक है, कैल्शिनेशन वाले एरिया में। फिर ये जो थोड़ा ये वाला एरिया आएगा, यहाँ पे कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो कैल ये जो वो थे ऑक्साइड्स, इनको मिलके कंपाउंड बनेगा, C2S C3S। ये तो सबसे पहले C2S बनेगा, फिर टूवर्ड्स द एंड विल फॉर्म C3S। ओके, ये क्लिंकर जोन है। फिर यहाँ से फिर वो क्लिंकर निकल के क्लिंकर यहाँ पे गिर जाएंगे, ये क्लिंकर को लेके जाएंगे बॉल मिल में डालेंगे और ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस एक बार फिर से, और जिसको सम बार बार रिवाइज करके देख लेना, यहाँ से लेके पूरा प्रोसेस कैसे गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सीमेंट क्लिकर ग्राइंडिंग हमने कर दिया ये। अब ये टाइप ऑफ सीमेंट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया ना, अभी पीछे जितनी रामायण चली वो सब समझ में आ गई, तो टाइप ऑफ सीमेंट जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। C3S C2S का क्या फंक्शन था, ठीक है। तो वो सब अगर समझ में आ गया तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो होगा वो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, एडिटिव जो यूज़ किए हैं वो, और स्पेशल पर्पस की हाइड्रोफोबिक सीमेंट, दिस टाइप सीमेंट। सीमेंट के बहुत टाइप है, 50 से ज़्यादा सीमेंट हो गए। मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो यहीं पे लिए जो एग्जाम में आते हैं। सीमेंट हमेशा अलग अलग निकलता रहता है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन करके उसको अलग नाम लगती, मतलब आती रहती है। सीमेंट की बहुत ज़्यादा वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले देखते हैं, OPC, ठीक है। जब कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, घर बनाना है, जैसे हम लोग के लिए अपना जो घर बनाते हैं वो OPC होता है, ठीक है। कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, OPC लगा दो। OPC में क्या होता है, C3S कंपाउंड और C2S कंपाउंड दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होगा। 40% C3S, 40% C2S, बाकी बचा 10-12% करके एल्यूमिनियम, C3A, फिर C4AF, ये, ठीक है। तीन ग्रेड में पाया जाता है ये, 33 43 53। ग्रेड का मतलब क्या है, मतलब सीमेंट का कभी कट्टा देखा हो तो उसके ऊपर देखना, यहाँ पे लिखा होता है ग्रेड, सीमेंट ग्रेड 43, ठीक है। 43 मतलब उसका 7 डेज का स्ट्रेंथ, 43 7 डेज का स्ट्रेंथ, मतलब उसको मिक्स करो, उसका टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वो 43 देगा। 33 43 53 वो डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, 53 यूज़ करेंगे या 43। नॉर्मली हम लोग 43 यूज़ करते हैं ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में,
43 यूज़ करते हैं ग्रेड का, लेकिन स्पेशल पर्पज़ के लिए कई कई बार 53 भी यूज़ होता है। कई बार मास कंक्रीटिंग करनी हो, मास कंक्रीटिंग का मतलब जैसे डैम बनाना है, बहुत सारी कंक्रीट एक साथ डालना है, डैम जैसे मास कंक्रीटिंग मतलब डैम, मोस्टली डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो उसके लिए हम लोग 33 ग्रेड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सिमिलर टू ओपीसी। पर एक चीज़ देखना, रैपिड हार्डनिंग मतलब कुछ तो चेंज हुआ होगा ओपीसी से। रैपिड हार्डनिंग मतलब जल्दी हार्ड हो जाएगी, मतलब मतलब यही लॉजिक लगाना है, दिमाग को ऐसे ही दौड़ाना है थोड़ा सा कि जल्दी हार्ड हो जाएगी, मतलब जल्दी हार्ड हो गई मतलब क्या ज़्यादा होगा। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता था? C3S। कौन ज़्यादा होगा? C3S। C3S इज मोर कंपेयर टू C2S। अब क्वेश्चन यही आएगा, रैपिड हार्डनिंग में क्या ज़्यादा होता है? C3S, ठीक है। कितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी? 1 डे स्ट्रेंथ जो होती है ना रैपिड हार्डनिंग की, वो इक्वल टू होती है 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, ठीक है। मतलब मान लो कि मुझे द 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मैंने मिक्स डिज़ाइन किया कंक्रीट का कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें मेरे को एक दिन में मान लो कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती थी। तो ओपीसी अगर डालेंगे तो वो 3 दिन में हमको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती है, ठीक है। बट वही अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे तो एक दिन में मिल जाएगी। मतलब यहाँ ये कहाँ यूज़ करेंगे? रिपेयर वर्क अगर कहीं करना है जहाँ पे हमारा ट्रैफिक है ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये कर देंगे, क्योंकि एक दिन में ही स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ज़्यादा ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग आ गया, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला है इन्होंने, याद ऐसे ही रखना है। रैपिड हार्डनिंग में रैपिड हार्ड हुआ है बट एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला, वही बस उसका ही कंपोजिशन चेंज किया। रैपिड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा डाला है। ओपीसी तो बेस है, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी है, ये तो ऑर्डिनरी है, उसके ऊपर तुम कुछ भी ऐड करो। इसमें क्या ऐड किया? 2% कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक्सलरेटर, ठीक है। ये एडमिक्सचर्स में भी हम पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोराइड एक्सलरेटर का काम करता है, मतलब ये इंक्रीज कर देता है किसको? अर्ली स्ट्रेंथ गेनिंग को। तो ये अगर मिला दिया हमने तो 1 डेज की स्ट्रेंथ जो है वो 25% एक्स्ट्रा ऑफ ओपीसी। ओपीसी का अगर 10 न्यूटन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलता है एक डेज दिन की स्ट्रेंथ, तो इसमें कितना मिलेगा? 25% मोर, मतलब 12.5, ठीक है। इसको प्री स्ट्रेस मेंबर में यूज नहीं करते, ठीक है। ये वाला टर्म याद रखना, क्वेश्चन आता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट का अलग ही कंसेप्ट है। हाई एल्यूमिना सीमेंट मतलब ये ओपीसी का कुछ रिलेशन ही नहीं है, ये डिफरेंट है ओपीसी से, क्योंकि इसके जो वहाँ पे हम देखते थे ना आर्गिलेशियस कैलकेरियस मटेरियल, नहीं ये इसको इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही अलग है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेसिक इंग्रेडिएंट 3 होते हैं, बॉक्साइट, लाइम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इनको ग्राउंड फाइन एट हाई टेम्परेचर पे इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या है? बॉक्साइड है, लाइम है, आयरन ऑक्साइड है, इसमें C3A कंपाउंड कंपोनेंट नहीं है, C3A कंपोनेंट नहीं है। अब क्या है, मतलब हमने पीछे पढ़ा है कि C3A कंपोनेंट नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, हमने एक पीछे देखा था C3A कंपोनेंट अगर नहीं है तो इससे ये वाला, ये चीज़ में, सॉरी, ये C3A कंपोनेंट से एक स्ट्रिंजेंट बनता था, उसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होता था और ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मोनोसल्फोनेट, अगर C3A ही नहीं है मतलब ये ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे सल्फर ज़्यादा हो, क्योंकि C3A है ही नहीं, ये रिएक्शन होगी नहीं, मोनोसल्फोनेट बनेगा ही नहीं, सल्फो एल्मिनेट बनेगा ही नहीं, पाउडर लाइक फॉर्म। तो मतलब ऐसी जगह पे हम वो यूज कर सकते हैं, जैसे अंडर वाटर में हमको यूज करना है तो वहाँ सब हम वो वाली सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी? हाई एल्यूमिना सीमेंट। नो फ्री हाइड्रेट लाइम, फ्री हाइड्रेट लाइम नहीं बनता इसमें। 1 डेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने 30 न्यूटन पर mm के स्क्वायर के लिए किया है तो वो 28 दिन में अचीव करेगा ओपीसी, ये एक दिन में ही अचीव कर लेगा, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रॉपिक रीजन्स के लिए हम यूज नहीं करते। और सेकंड, इसका इनिशियल सेटलिंग टाइम जो होता है, ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटलिंग टाइम जो होगा वो 4 आवर होता है और फाइनल सेटलिंग टाइम 5 आवर होता है। जनरली जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हम आगे पढ़ेंगे, वो 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग जो होता है वो 10 आवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 4 आवर्स इनिशियल सेटिंग टाइम और 5 आवर्स
फाइनल सेटिंग टाइम। अभी क्या क्वेश्चन क्या बनाएगा कि ऐसे बोल देगा कि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो हाई होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट से, और फाइनल सेटिंग टाइम भी हाई होता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम तो हाई होता है, 30 मिनट होता है उसका ओपीसी का, इसका 4 घंटे, लेकिन फाइनल उसका 10 घंटे होता है, इसका 5 घंटे होता है। मतलब इसका इनिशियल फाइनल के बीच में 5 घंटे का ही डिफरेंस है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब इसको 4 आवर्स तक तुम रखे रखो, ये सेट नहीं होगा। जैसे ही मतलब तुमने बना दिया, 3 घंटे कहीं घूम के आ जाओ, अभी भी 1 घंटा बचा है, रहेगा वो वैसे ही सेफ। 1 घंटे पहले भी डाल दो तो वो से चल जाएगा काम, ठीक है, सेट नहीं होगा फाइनल पर। लेकिन तुम एक जैसे ही डालोगे 5 घंटे में वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, सेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। नाम नहीं रखा उसका, सल्फेट का रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे भी सल्फेट ज़्यादा है। और वो सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट क्यों चाहिए, हमने देखा सल्फेट का प्रॉब्लम देखा, C3 ऐसे रिएक्ट करता है और सीधा उसका वॉल्यूम एक्सपांसन होता है और उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो ये टाइप की सीमेंट कहाँ यूज नहीं करें, मतलब वो बैग के ऊपर लिखा आता है, मार्केट में जाओ सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बोलो तो वो दे देता है, मतलब उसके वहाँ बना के रखते हैं वो, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन जो मार्सी एरिया है, सी वाटर है, उन सब में यूज करते हैं वैसे कंस्ट्रक्शन में। इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज रेस्ट्रिक्टेड इन एरिया वेयर टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोराइड इज प्रेजेंट। जहाँ क्लोराइड प्रेजेंट है और टेम्परेचर 40 डिग्री से बिलो है, वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना। लेकिन सी वाटर, मार्सी एरिया, इनमें यूज कर सकते हैं क्लोराइड Cl2, ठीक है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, लो लाइन, इसका भी कंपोजिशन अलग होता है, हाई सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। स्लैग सीमेंट ओपीसी 35%, फिर इसमें ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नस स्लैग डालते हैं। ये क्या है, इतनी बड़ी चीज़ जी, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नस स्लैग, ये एक पोजोलेनिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जब एडमिक्चर्स में पढ़ेंगे तो बहुत और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये लोहे से, मतलब जब आयरन इंडस्ट्री जो होती है उसमें नीचे जाके वेस्ट प्रोडक्ट से निकलता है, इसको हम ग्राइंड करके यूज कर लेते हैं पोजोलेनिक मेटल, क्योंकि सस्ता मिलता है, वेस्ट प्रोडक्ट है तो सस्ता मिलता है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सीमेंट में कुछ भी सस्ती चीज़ मिल के अगर हमको प्रॉपर्टी मिल रही है तो सही है। तो ये पोजोलेनिक मटेरियल है, ठीक है। अगर इसको अलग से हम चाहें कि कुछ पोजोलेनिक मटेरियल क्या होता है वो हम आगे और सही से पढ़ेंगे, क्योंकि पोजोलेनिक मटेरियल एडमिक्चर्स में जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे उसको। तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये पोजोलेनिक मटेरियल है, इसको मिक्स करते हैं, जिप्सम को मिक्स करते हैं। अब इसमें भी क्या है, एल्यूमिना C3 कंपोनेंट जो है वो कम है, तो इसलिए इसका सल्फेट रेजिस्टेंस हाई है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सो मास कॉन्क्रीटिंग ओनली, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। इस टॉपिक, इस लाइन को समझना है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सो मास कॉन्क्रीटिंग ओनली मतलब क्या है कि अगर हमको डैम बनाना है, जैसे हुवर डैम की भी कभी कहानी सुनी होगी ना, हुवर डैम अमेरिका में है। हुवर डैम जब बनाया था वो बहुत बड़ा डैम है, उसमें एक साथ कंक्रीट डालते थे बहुत बड़े एरिया में होके। और जब बहुत बड़े एरिया में होके एक साथ कंक्रीट डालते थे, इतनी हीट होती है ना वहाँ से, इतनी हीट जनरेट होती है, और साथ में ही क्रैक डेवलप हो जाते हैं उस कंक्रीट में। और डैम में क्रैक मतलब पानी बह जाएगा, डैम टूट जाएगा। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, मास कंक्रीटिंग ही होती है और डैम में, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते छोटा छोटा ब्लॉक में डैम डालना शुरू करे तो पता चला 40 साल तक डाल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनके बीच में पाइप डाल दिया, ठंडे पानी के पाइप, फ्रीज से पानी निकाल के इनके बीच से पाइप से निकालते, जिससे इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो मास कंक्रीटिंग जब करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो लो होना चाहिए, इतना हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे। इसलिए उस ये वाली जो सीमेंट है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होता है। बट वही हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होगा तो समझ रहे हो, मतलब कि जो 30 28 दिन में स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो 6 महीने में स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मतलब वो बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए इन्होंने हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला ही यूज़ किया, लेकिन उन्होंने हीट हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए पानी का, ठंडा पानी को यूज़ किया पाइप्स के थ्रू, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आता है इसमें। कोई
सुप अब नेक्स्ट जो है वो है सुपर सल्फेट रेजिस्टेंस, मतलब बिल्कुल ही रेजिस्टेंस कर देगा सल्फेट को। इसमें क्या करते हैं, 80 to 85% स्लैग सीमेंट, ओपीसी थोड़ा सा डालते हैं, 40 डिग्री, ये मतलब शुड बी यूज बिलो 40 डिग्री टेम्परेचर से नीचे, उसको 40 डिग्री से नीचे यूज नहीं करना और इसको 40 से नीचे यूज करना है। सेकंड, ये जो रेड पॉइंट लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एडिटिव टू बी यूज, मतलब कोई एड मिक्सर यूज नहीं करना कि कैल्शियम क्लोराइड यूज ऐड कर दिया, नहीं, कोई एड मिक्सर यूज नहीं करना है, इसको प्लेन यूज करना है सिर्फ। नॉट फॉर फ्रीजिंग एंड थाउइंग। फ्रीजिंग एंड थाउइंग क्या है कि जैसे ये कोई सीमेंट छत है, मान लो, ठीक है, ये छत है, छत में ये थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, उसमें पानी आके भरा, जम के बर्फ़ हो गया, बर्फ़ का वॉल्यूम जो होता है वो पानी से 1.1 टाइम होता है, तो वो एक्सपांड होगा, तोड़ देगा, थोड़ा गड्ढा बड़ा हुआ, और पानी भरा, अगली बार फिर और तोड़ेगा, फिर और तोड़ेगा, ऐसे कर करके छत को तोड़ ही देगा वो, ठीक है। ऊपर छत पे देखा होगा तो कभी कभी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, वो फ्रीजिंग एंड थाउइंग ज़्यादातर और ठंडे प्रदेश में और ज़्यादा पाए जाते हैं ये इफेक्ट, ठीक है, इसको फ्रीजिंग एंड थाउइंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इस टाइप की सीमेंट में ये फ्रीजिंग एंड थाउइंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, वही लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि लो हीट है, मतलब उसका इनिशियल सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। जनरल मैंने बताया नॉर्मली ओपीसी का 30 मिनट होता है, लेकिन इसका 1 आवर सेटलिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटलिंग टाइम। फाइनल सेटलिंग टाइम वही, तो ये पूछ लेता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम याद रखना है 1 आवर, फाइनल सेटिंग टाइम वही ओपीसी के बराबर होता है। नाउ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वही पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना फ्लाई एश मिला देंगे तो ये क्ले, फ्लाई एश मिला देंगे, वोल्केनिक पाउडर, ठीक है, बर्न क्ले, राइस हस्क, ये सब चीज़ें। अब पीपीसी हम लोग किस में यूज़ करते हैं, पीपीसी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर में, और ओपीसी तो हम कंस्ट्रक्शन में मतलब रेनफोर्समेंट कंक्रीट में भी यूज़ करते हैं, पीपीसी यूज़ करते हैं सिर्फ प्लास्टर में। तो एक बार क्या होता है कि मेरा ये कहानी सुनाता हूँ, जब मैं नया नया गया था साइट पे, 4-5 महीने हुआ था, मेरे को रात में 11 बजे के बैठा दिया था कि इस स्लैब का कंक्रीट करवाना है। एक स्लैब था, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही था वो, ट्रेंच टाइप का था, एक ट्रेंच था उसमें ऊपर स्लैब था, उस ट्रेंच के स्लैब के ऊपर को मेरे को कंक्रीट करवाना था। रात को 11:30 बजे मैंने देखा, तो 11:30 बजे मुझे जितना लग रहा था कि इतना कंक्रीट आएगा, उसके हिसाब से सीमेंट हमारे पास प्रोडक्शन के लिए बहुत है, सीमेंट का प्लांट होता है थोड़ा सा दूर, वहाँ से कंक्रीट आता है ट्रांजिट मिक्सर से और वो आके कंक्रीट डालता है। मैंने देखा इतना हुआ, उसके बाद इतना बचा और वो कंक्रीट ख़त्म हो गया, हमारा सीमेंट ही ख़त्म हो गया। मैंने बोला जो सीमेंट प्रोडक्शन इंजीनियर था उसको कि मेरे को और सीमेंट चाहिए, रात के 12 बजे और सीमेंट चाहिए था। तो वो बोला मेरे पास तो सीमेंट नहीं है, कहीं से सीमेंट दे दो, मेरे पास एग्रीगेट है, सैंड है, लेकिन सीमेंट नहीं है। मैंने बोला कि यार अभी तो क्या कर सकते हैं फिर बाद में मैंने देखा कि एक किसी का ना, मैं भूल गया कि ये पीपीसी है, किसी का प्लास्टरिंग का सीमेंट पड़ा हुआ था, 20-25 कट्टे चाहिए थे मेरे को, सिर्फ 20-25 बैग से मेरा काम हो जाता। मैंने एक ट्रैक्टर था वहीं पे, उसमें उसको 20-25 बैग को डलवाया वहाँ से, और वो पीपीसी सीमेंट डलवा दिया और उससे कंक्रीट प्रोडक्शन करवा दिया। ठीक है, फिर मैं आया मैंने देखा, फिर देखा कि मतलब वो डाल तो दिया मैंने, लेकिन एक चीज़ था कि वो जो प्लास्टरिंग के लिए जो पीपीसी यूज़ करते हैं ना, वो मैंने उसमें डाला ना, लॉन्ग टर्म में उस वो जो स्लैब है आज से मतलब 50-60 साल बाद, वो बाकी बिल्डिंग के कंपेयर में उसका जो रेनफोर्समेंट है उसका कोरोजन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पीपीसी जो है ना वो कोरोड कर देता है उसको, जो रेनफोर्समेंट होता है, इसलिए इसको प्लास्टर में यूज़ करते हैं। प्लास्टर में तो क्या ही कोरोड करेगा, ब्रिक को थोड़ी कोरोड करेगा, इसलिए तो वो मतलब गलती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला वो, और वो चला गया क्योंकि रात की बात थी, तो रात गई बात गई, ख़त्म होके वो वहीं पे रह गया, वो दब गया। बाद में मैंने एक दिन एक जनरल पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें देखा कि अगर पीपीसी हम यूज़ कर देते हैं तो उसका कोरोजन के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है साइट पे कई बार। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है कि इसमें लेस जिप्सम यूज़ करते हैं, हमने बोला था ना कि जिप्सम यूज़ करने से क्या होता है कि वो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो जिप्सम हम कम यूज़ करेंगे तो उसका सेटिंग टाइम 5 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स। तो ऐसी सीमेंट को कहाँ यूज़ करेंगे, अंडरग्राउंड, जहाँ जल्दी से बस डालो फटाक से सेट हो जाए। तो क्विक सेट सीमेंट का याद रखना, फेवी क्विक से याद रखना, बस 2 ड्रॉप डालो
और सेट हो जाएगा। तो मतलब पूछते हैं कई कई बार कि क्विक सेटिंग सीमेंट का वो क्या होगा, ठीक है। तो वो याद रखना कि 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग 30 मिनट होता है, मतलब क्विक सेट मतलब फेवी क्विक 5 मिनट 30 मिनट। वाटर रिपेलेंट सीमेंट, अब बहुत सारी टाइप के सीमेंट है ये सब, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, ये सब एडमिक्सर मिक्स करके जो सीमेंट बनी है उनके नाम दिए हैं। तो ये हम आगे एडमिक्सचर में भी पढ़ेंगे। वाटर रिपेलेंट मतलब कि ऐसी सीमेंट बनाओ कि उसके ऊपर पानी पटको तो वो पानी टिके ही नहीं, मतलब वाटर फोबिया सीमेंट जो होती है, हाइड्रोफोबिया सीमेंट, वो, ठीक है। अब उसमें भी कुछ एसिड डाल देते हैं उसकी वजह से, मतलब वही ओपीसी में एसिड डाल के ये टाइप की सीमेंट बना देते हैं। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट क्यों बनाते हैं? एयर एंट्रेनिंग सीमेंट जो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि फ्रीजिंग एंड थाविंग, तो ये क्या होता है कि जब वॉइड नहीं होते ना, इसीलिए फ्रीजिंग एंड थाविंग होता है। लेकिन वॉइड अगर हम जनरेट कर दे थोड़े थोड़े कंक्रीट में, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वॉइड, तो वो जैसे ही एक्सपांड होगा वो वॉइड में चला जाएगा, जैसे ही वो पानी हटेगा वो वापस उसको कवर कर देगा, ठीक है। एक स्प्रिंग स्पंज टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट होता है। अब एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स पढ़ेंगे तब इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीमेंट की जो सारा ही टॉपिक है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में 50% वेटेज सीमेंट का है, बाकी 50% कंक्रीट, टिम्बर, बाकी अदर मटेरियल्स, लाइम, ब्रिक्स, ये सब है। तो ये याद रखना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, सेटलिंग टाइम, स्ट्रेंथ, साउंडनेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी चेक करनी है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं इसका। नेचर ऑफ क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन आता है इसमें, पहला तो ये पूछ लेगा फाइनेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। फाइनेंस का टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंसिस्टेंसी में कौन सा टेस्ट होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेटलिंग टाइम के टेस्ट, तो वो मैंने लिखे हैं इसमें, वो रट लेना अच्छे से। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, ये सब चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले फाइननेस टेस्ट देखते हैं। फाइननेस टेस्ट क्या मेजर करता है कि ग्रेन की साइज क्या है सीमेंट में। सर, ग्रेन साइज मतलब दो चीज़ें हैं, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए कई कई बार ऐसे बोलते हैं कि ओके, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ग्रेन, मतलब फाइननेस क्या टेस्ट करता है, साइज ऑफ ग्रेन तो टेस्ट करता ही है, साथ के साथ एक चीज़ और टेस्ट करता है, सरफेस एरिया पर केजी सीमेंट। मतलब फाइननेस को हम इसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मीटर स्क्वायर पर केजी, 1 केजी में कितना मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, ठीक है। किसका सरफेस एरिया, ये डॉट 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 का सरफेस एरिया, इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल है ना उनका सरफेस एरिया। किस टेस्ट से करते हैं, ब्लेनर्स परमेबिलिटी टेस्ट होता है, वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट भी इसी का होता है, सीव एनालिसिस भी इसी का होता है। कौन से सीव यूज करते हैं, 90 माइक्रोन, ठीक है। विथ एज सीमेंट बिकेम मोर फाइनर, ये एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। फाइननेस इंक्रीज द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्टेम, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी मतलब अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्टेम, मतलब वो मैंने पिछला एक्सप्लेन किया, मतलब अगर ज़्यादा ही क्लिंकर्स में हम मिलाएंगे तो वो बहुत टाइम लगाएगा सेट होने में, लेकिन फाइन जो सीमेंट में अगर मिलाएंगे, जितना फाइन सीमेंट होगा उतने जल्दी सेट होगा। फाइननेस से लेकिन एक प्रॉब्लम है, एल्कली रिएक्शंस भी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब एल्कली रिएक्शन मतलब कि जो इम्प्योरिटीज होते हैं ना सीमेंट में, एल्कलाइज जो होते हैं, ठीक है, सी ए ओ, कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो रिएक्ट करके एक्सपांसिव मटेरियल बनाते हैं, तो वो सब रिएक्शन बढ़ जाती है अगर फाइननेस ज़्यादा होगी तो। बियॉन्ड इज लिमिट फाइननेस लीड टू प्री हाइड्रेट, मतलब ज़्यादा फाइन अगर सीमेंट बनाएंगे हम तो उसकी वजह से क्या होगा कि सीमेंट ज़्यादा फाइननेस अगर हो जाएगी तो प्री हाइड्रेट हो जाएगा, मतलब जल्दी से सेट हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में, कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं अभी। अब ये जो जो भी मैं टेस्ट बता रहा हूँ ना, इसको एक बार यहाँ से, ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से लिखे हैं, इनका एक एक बार वीडियो भी देखोगे 5-5 मिनट का, तो
ये सही से समझ में आ जाएगा। सीधा टाइप करना कंक्रीट एजुकेशन, तो एनिमेटेड वीडियो आएंगे बहुत बढ़िया, उसमें समझाया है जितनी भी सीमेंट टाइप है, तो वहां से एक बार और देख लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या शो करता है कि कितना पानी मिलाएं कि ये सीमेंट जो है वो प्लास्टिसिटी पोज करने लग जाए। ठीक है, मतलब कि वो मिक्स्ड उसका पेस्ट बनने लग जाए, ये भी तो पता करना चाहिए कितना पानी मिलाएं कि पेस्ट बनने लग जाए। अब ये वीकेंड टेपरेटर्स जो है उससे यूज करके हम टेस्ट करते हैं। तीन टेस्ट यहाँ पे ही देख लेंगे कि कंसिस्टेंसी टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम। ये तीनों टेस्ट वीकेंड ऑपरेटर से करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे ये वीकेंड ऑपरेटर्स है। ठीक है, इसमें ये होता है, ये इसका कितना, ये होता है 40 mm का। ठीक है, वीकेंड ऑपरेटर्स का ये जो 40 mm इसकी डायमेंशन, ये 80 mm, तो ये ज़्यादा डायमेंशन ध्यान नहीं, ये वाली ध्यान रखनी है 40 mm। यहाँ पे ये जो प्लंजर है डिफरेंट टाइप के, ये प्लंजर्स को हम लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट उसकी प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट का एक पर्पज़ क्या है कि इनिशियल और फाइनल सेटलिंग टाइम होता है ना, उसमें जो हम लोग जो पानी यूज करेंगे, जितना वाटर यूज करेंगे, वो हमको नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के वाटर से ही पता चलेगा। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है? ये वाला प्लंजर उठाया, ठीक है, 10 mm, ये स्क्वायर है, ये सर्कुलर नहीं है। ठीक है, ये वाला प्लंजर 10 mm इधर का डायमेंशन, 10 mm इधर का डायमेंशन। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लंजर को यहाँ पे लगा देंगे, इसमें सीमेंट का गोला वो डालेंगे, सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे कुछ पानी डाल के, और इसको इधर डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसको छोड़ देंगे उसमें, तो देखेंगे नीचे से 5 से 7 mm पे जब रुकेगा ना, मतलब अगर ज़्यादा पानी डाल दिया होगा हमने तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम 5 से 7 mm पे जब आके रुकेगा तो वो हमको नॉर्मल कंसिस्टेंसी शो करेगा, मतलब उतना पानी नॉर्मल कंसिस्टेंसी देता है। ठीक है, पानी मतलब परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट से। ठीक है, मान लो पी, हमने पी निकाली है कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब जो इनिशियल सेटलिंग टाइम ये टेस्ट करेंगे, फाइनल सेटलिंग टाइम टेस्ट करेंगे, तो अब पानी जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे 0.5 पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनिशियल सेटलिंग टाइम में 0.5 पी चाहिए। पी क्या है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट से जो पता चलता है कि कितने टाइम पे प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, वो पी है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, कम पानी की ज़रूरत होगी मतलब। फिर 1 mm, ये भी याद रखना है कि कौन सा प्लंजर कौन से टेस्ट के लिए होता है। ये 1 mm स्क्वायर की नीडल, ये जो दूसरी नीडल पड़ी है ना ये वाली, ये इनिशियल सेटलिंग, अब मतलब इनिशियल सेटलिंग टाइम यूज करना है, तो 0.85 पी वाला स्लरी बनाएंगे, इसमें डालेंगे, इसको लगाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर देखेंगे नीचे 5 से 7 mm। याद रखना, नीचे 5 से 7 मतलब ऊपर से 35 से, ठीक है, 35 और 33, 33 से 35, ऊपर से 33 से 35, नीचे से 5 7, बात बराबर है क्योंकि टोटल 40 mm है। ओके, तो इनिशियल सेटलिंग टाइम ऑर्डिनरी जो होता है वो 30 मिनट होता है, ये रट्टा मार लेना है, 30 मिनट होगा इनिशियल। 30 मिनट क्यों चाहिए? क्योंकि कंक्रीट मिक्स करना है, यहाँ पे प्लांट है, चल के आएगा, कॉलम में डालना है, लेबर आएगी धीरे धीरे डालेगी, तो कम से कम इतना टाइम तो दो कि वो सेट, मतलब अगर यहीं पे सेट हो गया वो रास्ते में ही सेट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये 30 मिनट तो चाहिए कम से कम। फाइनल सेटलिंग टाइम मतलब एक कॉलर होता है, उसका इम्प्रेशन, एक कॉलर होता है, ये वाला कॉलर, इसका जब इम्प्रेशन आना बंद हो जाता है ना इसके ऊपर, कॉन्क्रीट के ऊपर, मतलब कि छाप बनना बंद हो जाता है, 10 घंटे बाद अगर उसको डालेंगे ना, तो उसके ऊपर छाप बनेगी नहीं, हो कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे हम फाइनल सेटिंग टाइम। वो 10 घंटे होता है ओपीसी के लिए। साउंडनेस टेस्ट क्या क्या शो करता है? चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, मतलब कंक्रीट जब हमने सेट कर दिया उसके बाद कितना चेंज हो रहा है वो उसकी साउंडनेस को शो करता है। हम नहीं चाहते कि वो एक लिमिट से ज़्यादा चेंज हो, तो इसको किससे चेक करेंगे? दो मेथड है, लीचेट्रेट मेथड, ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, लीचेट्रेट मेथड में नो ओपीसी के लिए 10 mm से नीचे होना चाहिए। लीचेटिलियर मेथड लेस देन 10 mm होना चाहिए। इसमें
एक्सपांसन को एमएम में चेक करते हैं, इसमें परसेंटेज में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ जो मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा वापस रिवर्स होके बोलता हूँ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ के टेस्ट में 0.78 पी, पी का मतलब पता ही है, टेम्परेचर 27 + 3 डिग्री, ठीक है। मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, बाद में अगर लिखना हो तो अपने हिसाब से ऐड कर लेना। ये पीपीटी में अपलोड कर दूंगा उस टेलीग्राम वाला जो लिंक दिया हुआ उस पर, वहाँ पे पीपीटी भी रहेंगे, और उसमें मैं इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा, 10 15 20 क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में आए हैं इसके रिलेटेड, वो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल दूंगा, उनको अटेम्प्ट करो, क्विज टाइप में डाल दूंगा। उसी टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, उसको टेलीग्राम अकाउंट को, वो वाले टेलीग्राम अकाउंट में मैं क्वेश्चन भी डालता रहूँगा, उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करना, पूछ भी लेना वहाँ पे, ठीक है। ओके। और ये इसमें काफ़ी मेहनत लगा यार, मतलब पूरा बनाने में पीपीटी को, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। इसको सही से कर लोगे, जेई, ईएससी, गेट सब में यहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया पूछो, वापस से क्लियर हो जाएंगे ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑटोक्लेव मेथड, सो लीच एटिलियर मेथड में क्या करते हैं, वीडियो देखने से और समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें सीमेंट का वो पेस्ट भर देते हैं, ऊपर से ये ग्लास से ढक देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना एमएम है, मान लो 5 एमएम था, फिर गर्म पानी में डालते हैं इसको, फिर कुछ दिन बाद फिर चेक करते हैं, तो पता चला 7 एमएम हुआ, मतलब कितना एक्सपांसन हुआ, 2 एमएम, विद इन द लिमिट है, 10 एमएम से नीचे है, हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल है। क्यों हो रहा था ये एक्सपांसन, C3 ये अपने पास है, उसकी वजह से एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, यहाँ पे ऑटोक्लेव का दे नहीं रखा, लेकिन ऑटोक्लेव एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि एक उसमें कम प्रेशर डाल के, मतलब उसमें टेस्ट करते हैं, एक क्लोज चैम्बर में इसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें याद रखना कि परसेंटेज में शो करते हैं एक्सपांसन को, ठीक है, और इसमें एमएम में शो करते हैं। ओके। और 7.78, 0.7, 0.85। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम में डाल के उसको टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सीमेंट लेंगे, स्टैंडर्ड सैंड एबीसी टाइप लेंगे, उसका एक 1:3 रेशियो का एक वो बनाएंगे, 1:3 रेशियो में डाल के, डाल के, पानी कितना डालेंगे, P/4 +3%, ठीक है, ये याद रखना, P/4 +3, पी मतलब यही, पी तो मतलब समझ में आया ना, प्लास्टिसिटी के लिए जितना पानी चाहिए। 3 क्यूब बनाएंगे, साइज क्यूब की 70.6, टेम्परेचर 27 पॉइंट, मतलब एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेम्परेचर भी पूछता है, 27 + 2 टेम्परेचर पे रखते हैं, 3 क्यूब बनाते हैं, साइज बनते हैं 70.6 mm। ये स्टैंडर्ड एबीसी टाइप की सीमेंट क्या है, ये अलग टाइप की सीमेंट आती है, ठीक है, सीमेंट नहीं, सैंड, सॉरी, सैंड। ये सिर्फ टेस्टिंग में यूज करते हैं इसको, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। अब जो कई बार मैं एक बार प्लानिंग डिपार्टमेंट में जब काम करता था, तो एक बार मेरे को ये सीमेंट मंगानी थी, प्रोक्योरमेंट का काम मेरा ही होता था कि क्या सीमेंट मंगवानी है, तो वो सब, तो सिस्टम में उसको लिखना पड़ता था। वो सिस्टम में लिखने के लिए, ये सीमेंट सैंड मंगवाने के लिए मेरे को 15 दिन लगा। 16 किलो सैंड मंगानी थी, 16 किलो सैंड मंगाने के लिए 15 दिन लगा, एबीसी टाइप। और ये कोई सस्ती नहीं आती है सीमेंट सैंड, मतलब इतना सस्ता नहीं, 50 रुपये की 1 किलो के आसपास आती है, मिट्टी आती है, 50 रुपये की आती है, क्योंकि बहुत दूर से कहीं अलग ही जगह से आती है, कर्नाटक वगैरह से कहीं से, ठीक है। तो ये जो टेस्ट करते हैं, अब ये कर लिया, फिर पानी में डाल के रखेंगे इस क्यूब को, फिर क्यूब को निकालेंगे, और ये याद रखना कभी भी गीले क्यूब पे टेस्टिंग नहीं करते, उसकी ड्राई सरफेस पे करते हैं, ठीक है, ड्राई सरफेस पे उसका टेस्ट करेंगे, ड्राई सरफेस पे उसका टेस्ट करते हैं। अब क्यों ड्राई सरफेस पे टेस्ट करते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, एक ऑडियो डालूंगा इस पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, मेरा और एक क्वालिटी इंजीनियर था, उसका कन्वर्सेशन है, मतलब उससे मैंने फ़ोन पे बात की, उस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कंक्रीट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना साइट्स पे, वो क्वालिटी इंजीनियर था एक लड़का, जिससे मतलब, तो उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने बहुत अपना 4 5 साल इसी काम में दिया, तो उससे मैंने एक डिस्कस किया था उस पर, उसको सुनना, वो 20 मिनट की ऑडियो कन्वर्सेशन है हमारी दोनों की, वो मैं डाल दूंगा उस पर, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे मन में होंगे ना,
वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं उस पर टेलीग्राम अकाउंट पे डाल दूंगा, मैं मेरे वाले पे। ठीक है, तो ये ड्राई सरफेस पे करते हैं, क्यों ड्राई सरफेस पे करते हैं उसका भी रीजन वहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने और उसने डिस्कस किया है, उसको एक बार सुन लेना। टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट जनरली जो हम करते हैं वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए करते हैं। इसमें ये तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना P/4+2.5 यूज करते हैं, 6 सैंपल लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ली चैटेलियर प्लस ओपीसी सीमेंट की 3 पॉइंट, ये याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा है, ली चैटेलियर प्लस। कंफ्यूज होगा किस चीज़ में, साउंडनेस टेस्ट ली चैटेलियर मेथड और ये ली चैटेलियर प्लस, देख लो एक बार उसका फोटो तो और सही रहेगा। ठीक है, ये रहा ली चैटेलियर एपरेटर्स, तो ये है प्लस ये है। ठीक है, इससे करते हैं, इसमें डाल के पानी डाल के वो कुछ मेजर करके इसमें सॉरी पानी नहीं डालते, इसमें कैरोसिन डालते हैं। कैरोसिन इसलिए डालते हैं क्योंकि वो, नहीं तो पानी से तो क्या ये चिपक जाते हैं आपस में, वो इंडिविजुअल ग्रेन हो जाते हैं। ठीक है, इंडि वो चिपकते नहीं है कैरोसिन डालने से। तो ये अपना सीमेंट का टॉपिक खत्म हुआ, सीमेंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। एग्रीगेट अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये सारा जो वीडियो देखा है, इसको 2 वीडियोस में हमने सीमेंट खत्म कर लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से एक बार पढ़ना, कुछ पॉइंट्स ऐड करना, क्वेश्चन करना, इसमें जो कुछ अगर कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन आया इसमें मैंने ऐड नहीं किया तो यहाँ पे ऐड कर देना इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, आगे भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। ओके, एंड